प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं भरत कोराना और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं BA फाइनल ईयर तृतीय वर्ष और हिंदी साहित्य का जो आपका पेपर है उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं और कौन कौन से आएंगे उसके संबंध में। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग कि भाई आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आएंगे और कौन कौन से रहेंगे। मैंने आप सेकेंड ईयर में बताए थे और कुछ वैसा ही हुआ और वैसे के वैसे प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पर भी संभावना जाहिर कर रहे हैं। और आप बिल्कुल आप नए हैं तो मैंने एक वीडियो पार्ट फर्स्ट के लिए ऑलरेडी बना दिया है और ये जो मैं बना रहा हूँ वो है पार्ट सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसमें कुल जो इकाइयाँ हैं, कुल यूनिट है वो 5 हैं। कितनी है? 5। अब उस 5 यूनिट में जो पहली यूनिट है वो है काव्य लक्षण की। किसकी है? काव्य लक्षण। हालांकि ये जो स्तर है ना आपका फाइनल ईयर के स्टूडेंट का स्तर है, ये आप मान के चलिए फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के बराबर है, यानी कि MA के विद्यार्थियों का स्तर आप में डाला है। तो इसके अंतर्गत इकाई 1 में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद ये है। और प्रश्न भी आना निश्चित है, तय है, यहाँ से आएगा ही आएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो काव्य लक्षण में से प्रश्न आएंगे सबसे ज़्यादा। अगर जो निम्नात्मक प्रश्न आया तो वो काव्य लक्षण से आएगा, ठीक है। और काव्य हेतु क्या होता है उसकी परिभाषा पूछ सकते हैं या लघुतरात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको इकाई 1 में जरूर देखना, ठीक है। आगे की ओर है रस। इकाई 2 में है रस। तो दोस्तों रस के स्वरूप के बारे में और ज़्यादातर रस के जो स्थायी भाव कौन से हैं उसके प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है। यहाँ से लघुतरात्मक बना तो जरूर ये वाला बनेगा कि ये जो रस है, श्रृंगार है, इसका स्थायी भाव कौन सा है, ठीक है। श्रृंगार का रति हो जाएगा, है ना। तो वीर रस का उसका स्थायी भाव कौन सा, इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। अगर निम्नात्मक बनता है तो इसके जो रस के अवयव है, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संसारी भाव, इन चारों के जो भाग है उसके रिगार्डिंग आपसे एक प्रश्न बन सकता है। संसारी भाव का मतलब जो बिल्कुल क्षणिक समय में आवेग की तरह शुरू होते हैं और आवेग की तरह बैठ जाते हैं, उनको संसारी भाव कहते हैं। जैसे होठ का फड़फड़ाना एकदम से शुरू हुआ, एकदम से बंद हो गया, आलस, बिल्कुल इस प्रकार से 44 हैं। आगे की ओर है इकाई नंबर 3 और इसमें से है अलंकार। दोस्तों निम्नात्मक प्रश्न यहाँ आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। और अलंकार आपके कौन कौन से वो याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि दो प्रश्न ये आ सकता है कि 2 अलंकारों को उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो यहाँ अलंकार जो आपकी इकाई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको पास कराने में और अच्छे मार्क लाने में। अगला है काव्य गुण। और देखिए आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। और काव्य गुण के अंतर्गत आपसे श्रुति कटुत्व, है ना। श्रुति कटुत्व का मतलब ऐसा काव्य जो सुनकर के कानों को कड़वा लगे। ग्राम्यत्व यानी ऐसा काव्य जिसमें ग्रामीण शब्दों का परिवेश आ जाता है, यानी ग्रामीण शब्द उसके अंतर्गत समाहित होते हैं, उसको कहते हैं। हालांकि मैं कुछ भी बयान नहीं दे रहा हूं, बाकी शायद आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। अश्लीलत्व का मतलब होता है ऐसा कोई पद है, ऐसा कोई काव्य जिसके अंतर्गत अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उसको अश्लीलत्व कहते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा मोटा रूप से आपको समझाता हूं। क्लिष्टत्व का मतलब ऐसा कोई काव्य जिसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को कठिनाई पैदा होती है, समझ में नहीं आता, कठिन होता है ना, डबल मीनिंग में बोलो निकलता है, उसको हम क्लिष्टत्व कहेंगे। न्यून पदत्व का मतलब ऐसा कोई काव्य या ऐसी कोई लाइन थी जो बड़ी रहनी चाहिए थी पर उसको कम यानी न्यून कर दिया गया, उसको न्यून पदत्व कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग काव्य गुण आएंगे, ठीक है। और इकाई नंबर 5 में है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, इस प्रकार से। तो दोस्तों इनकी परिभाषाएं आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर इकाई नंबर 5 में है तो वो आएगा या तो आपको कहानी और उपन्यास के अंतर्गत भेद बताइए या फिर एकांकी और नाटक के अंतर्गत, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं BA फाइनल ईयर
हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मित्रों तक साझा जरूर करिए, उनको शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है वो चीज़ें इनके काम आ जाए। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रश्न यहाँ से अगर आएगा कोई, तो ये आएगा कि काव्य लक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसके काव्य लक्षणों के ऊपर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। दूसरा अगर बनता है तो वो है काव्य हेतु पर टिप्पणी लिखिए, या काव्य हेतु से आप क्या समझते हैं। आगे की ओर है काव्य प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है मतलब, काव्य प्रयोजन से आप क्या समझते हैं, निम्नात्मक प्रश्न बनने के चांस है यहां से, ठीक है। अगली कड़ी में चलेंगे, काव्य किसे कहते हैं, ये बात भी सही है। बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर देने जा रहे हैं और अपने को ये भी पता नहीं काव्य किसे कहते हैं, तो ये भी प्रश्न बनने की संभावना है, पर ये लघुतरात्मक रूप से बनने की संभावना है। और काव्य के भेद होते हैं, देखो खंड काव्य है ना, लघु खंड काव्य, महाकाव्य, उसी प्रकार से तो महाकाव्य से संबंधित प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। आगे की ओर है गीति काव्य, मुक्त काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। महाकाव्य से आप क्या समझते हैं, खंड काव्य से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार का प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। आ सकता है प्रश्न इस इकाई से, इकाई नंबर 2 से, रस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। या फिर प्रश्न बन सकता है रस के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, रस के कितने भेद हैं, उदाहरण समझाइए, सोदाहरण समझाइए, ठीक है। और अगली कड़ी में है अलंकार से। तो अलंकार तो मैंने बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया था, सबको पढ़ाया था, आराम से पढ़ाया था। अनुप्रास, यमक और श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये आपको अगर उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, भ्रांतिमान, ये तो थोड़ा भ्रांतिमान और दृष्टांत तो सरल भी है, समझे तो संदेह वगैरह थोड़ा हार्ड भी है, पर अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा, ये तो मैंने आपको रटा दिए थे, फिर भी आप क्लास में नहीं आए, वो आपकी मर्जी है, आपने नहीं पढ़े तो आपकी मर्जी है। हो सकता है आपके सर ने आपको बेहतर समझा ही दिया होगा ऑलरेडी, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ये जो आप जरूर देखिएगा। तो हल्का सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, विषय देखो लंबा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अनुप्रास का मतलब होता है कि वर्ण के आधार पर इसमें वर्ण होता है, शब्द की आवृत्ति नहीं होती, जैसे क ख ग ग ड़, है ना। तो किसी भी लाइन में, यानी काव्य की किसी भी लाइन में क क 3 बार आ गया, क का यानी का या क किसी एक प्रकार का कोई भी वर्ण है 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, अनुप्रास, ठीक है। अगला है यमक। तो यहां पर तो मैंने वर्ण बताया था, यमक में होती है शब्द की आवृत्ति, किसी भी शब्द की आवृत्ति। तो आपने बेहतर उदाहरण सुना होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराई जग में और जो पाए बोराय। तो यहाँ पे जो कनक शब्द हैं वो 2 से अधिक बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग हो रहा है। अगर अर्थ एक ही रहता है तो फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है, पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। एक का मतलब हो जाएगा सोना यानी गोल्ड, और एक का मतलब हो जाएगा धतूरा, कि सोने को पाकर आदमी पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा धन आने के बाद में आदमी मद में आ जाता है, उसी प्रकार से धतूरे को पीने के बाद में भी आदमी अहंकार या नशे में आ जाता है, पागल हो जाता है। अगला है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ, यानी ऐसा शब्द जिसके अंतर्गत दोहरा अर्थ निकलता हो। शब्द तो एक है, अर्थ दोहरा निकल रहा हो, अलग अलग अर्थ निकल रहे हो, वहां पर श्लेष अलंकार की गुंजाइश रहती है। आई बात समझ में। यमक में तो क्या था, 2 शब्द होने चाहिए, दोनों के अर्थ अलग अलग। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता था कि 2 शब्द होने चाहिए, दोनों का अर्थ एक। श्लेष में यह होता है कि एक ही शब्द होगा और उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। इसका अर्थ भी यही होता है, चिपका हुआ, यानी जिसके अंतर्गत गुड़ है, जो अंदर चिपका हुआ है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोतीस मानुस सून। तो एक शब्द आया है पानी, तो इस पानी से ही, इस पानी का 3 अर्थ निकल रहा है। पानी गए न उबरे मोतीस, मोती, मानुस और चून, ठीक है। मोती जो होता है ना, मोती एक जीव होता है, उस जीव के पेट में पैदा होता है। कभी YouTube पे सर्च करना, आपको एक जीव दिखेगा यूं तस्तरी नुमा, उस जीव के पेट के अंदर मोती पैदा होता है,
मोती कोई मशीन नहीं होती, आर्टिफिशियल नहीं होते, मोती उस जीव के अंदर से निकलता है। उस जीव को अगर पानी की कमी आ जाए तो फिर वो मोती पैदा नहीं हो सकता। मनुष्य का अगर पानी हो जाए, उतर जाए का मतलब इज्जत उतर जाना। उसी प्रकार से चून का मतलब होता है आटा, चूरण। अगर पानी नहीं है तो जो आटा अपन जिसको गूंथते हैं वो आटा तैयार नहीं हो सकता। तो ये था श्लेष। अगला है उपमा अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने काफी बार समझाया है पर फिर भी एक बार हल्का सा प्रयास कर रहा हूं। उपमा में सा, सम, समान, समानु। देखो आपने एक रामचरित इसमें हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो सम का मतलब होता है समान। जहां पर समानता बतलाई जाती है, उपमेय के ऊपर उपमान की समानता जहां बताई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। आगे की ओर चलते हैं। रूपक, जहां पर आरोप किया जाएगा, है ना, माना जाएगा, और रूपक की पहचान है कि इसके अंतर्गत डैश होगा। क्या होगा? ये डैश योजक होगा। वहां पर रूपक अलंकार होने की सांझ होते हैं। ठीक है, आगे की ओर है। और रूपक को मैं एक बार उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि रूपक कहां गया, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको समझानी पड़ेगी ना। ये रहा रूपक आपका, क्योंकि सब चीजें मुंह पे तो याद होती नहीं, समझाने की कोशिश की जाती है ना। हालांकि भेद भी काफी होते हैं इनके ऊपर, भेद पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा ये होता है, पर उपमा को इतना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये रहा, ये है कि रूपक चरण सरोज, चरण सरोज, सरोज का मतलब क्या होता है? कमल। चरण, कमल रूपी चरण। पैर तो है पर किसके समान, किसके जैसे? तो वो है कमल के जैसे। चरण, चरण सरोज पखारन लागा, कमल रूपी पैरों को वो धोने लगा, पखारने लगा, है ना। ये संवाद आ जाएगा सुदामा और कृष्ण के संबंधित। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करने हैं। फिर आ जाता है उत्प्रेक्षा, जहां पर दोस्तों आपको मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, जानो ही, इस प्रकार का कहीं पर शब्द दिखाई दे तो मान के चलिए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। ये अगर आप लक्षण में लिख देंगे तो आपका बेड़ा वैसे ही पार हो जाएगा। ठीक है, फिर है भ्रांतिमान, जहां पर आपको भ्रांति पैदा होती है। संदेह का मतलब जहां पे आपको संदेह लगता है। संदेह में तो आपको डिसाइड कर लेंगे कि यही है, और भ्रांति में एक अंत तक भ्रांति बनी रहती है। ये थोड़ा गहरा मुद्दा है, ये इस प्रकार के आपके प्रश्न आने की संभावना रहेगी। फिर हैं आपके छंद। तो छंद तो गहरा विषय है। आजकल के अब जो टीचर्स हैं उनको खुद को नहीं आ रहा है कि छंद होता क्या, और वो भी आजकल पढ़ा रहे हैं तो उनका तो दुर्भाग्य, हमारा सबका दुर्भाग्य है, क्या करें। पर छंद आने जरूरी है। साहित्य के विद्यार्थी को, साहित्य के अध्यापक को अगर छंद नहीं आ रहा, अलंकार नहीं आ रहा तो फिर दुखद है। खैर, बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये है दोहा। तो दोहा में होता क्या है ना प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये एक और दो, ठीक है, तो ये एक और दो, एक और दो, तो एक और दो, ठीक है। जहां पर पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11, चौथे चरण में 11 मात्रा। जहां पर 13 11 13 11 आता है वो दोहा होता है। कौन सा होता है? दोहा। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं मैं दोस्ती ना किसी से वैर, तो इसमें दोहा है। आई बात समझ में? प्यारे विद्यार्थियों, बता रहा हूं मैं सोरठा। क्या बता रहा हूं? सोरठा। तो सोरठा में क्या होगा? सोरठा हमेशा दोहा का उल्टा होता है। सोरठा हमेशा क्या होगा? दोहे से क्या होगा? उल्टा होगा। ये आप बात दिमाग में डाल के रखिएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं आपको समझाने की, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे। और फिर भी आप नहीं समझते हैं तो ये फिर ये हमारा ही दुर्भाग्य है, ये समझिए आप, ठीक है। हाँ, तो दोहा में क्या करते हैं कि 13 11 13 11 मात्रा होती है, और सोरठा में होगी इसकी उल्टी। ये वाला इधर डाल देना है, 11 13 11 13, ये सोरठा है ना। अब इसकी परिभाषा तो फिर आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, भाई कैसे करते हैं। पर सोरठा में ये होगा जिसके पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13, तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 13। ये विषम है,
विषम का मतलब क्या होता है? नहीं, अर्धसम है। अर्धसम का मतलब जो आधा बराबर है। कितना बराबर है? आधा। जैसे एक सोरठा है, आपको याद होगा कि मतलबरी मनवार रोज जिमावे चूरमा बिन मतलब मनवार राबन पावे राजिया हिम्मत 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 कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोई रज का आगे ज्यों राजिया। अब ये तो मैंने गाया है सोरठा, और यहां पर अगर अपन दोहा कहे तो रईमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, वो वाला भी है, और पानी गए ने उबरे मोती मानो सुन। तो दोहा सोरठे के विपरीत हुआ करता है। अब लंबा समझाने के लिए क्लास की जरूरत होती है, ये तो शॉर्ट अब एक प्रकार से द्रुत है, ठीक है। बात करते हैं चौपाई की, जिसके नाम से ही पता लगता है कि जिसके चारों पाए यानी चारों जिसके पैर बराबर है, अर्थात ये जो है, ये जो छंद है चौपाई जो है, इसकी सभी मात्राएं बराबर होगी। क्या होगी? यानी पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे में, चौथे में, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण। चरण का मतलब मैं समझा देता हूं वापस से। जैसे ये दोहा है एक लाइन में, ये दोहा, तो पहला इतना होता है, फिर बीच में ये जो अल्प विराम, फिर वापस दूसरी मात्रा, फिर डंडी, फिर वापस तीसरी, फिर वापस ये अर्ध विराम, नहीं सॉरी अल्प विराम, और ये डंडी, और फिर ये स्टॉप। मतलब इस तरह से दोहा होता है ना, ठीक है। तो इसको पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये है सममात्रिक, यानी इनकी सभी के अंतर्गत समानता है। ये है अर्ध सम, यानी आधा बराबर है। देखो इधर बराबर, इधर बराबर, इधर बराबर, इधर बराबर। तो चौपाई में क्या होता है कि चारों ही पद बराबर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। कितनी होती है? 16 मात्रा होती है। जैसे कि कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल है, विरह जारी 14 करा चांद प्रगासा जनहू जरे सब धरती आकाशा। कबीरदास जी का दोहा है, कबीरदास जी की चौपाई है। तो इस प्रकार से ये चीजें इसमें सोरठे में होती है। तो सोरठे में आपको इतना ही याद रखना है कि प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती है। आगे की ओर बढ़ेंगे। रोला में क्या होता है? 24 मात्राएं होती हैं। देखिए इसमें भी 24 है, 3 और 1 4, 1 और 1 2। इसमें भी कितनी? 24, 3 1 4, 1 और 1 2। एक होता है रोला, एक होता है उल्लाला, सब अलग अलग है। हिंदी में हिंदी चीज ही अलग है। रोला में भी प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा कि जब यहां पर 13, यहां पर 11 है, तो हिंदी में ये होगा, इसमें रोला में ये होगा कि पहले में तो हो गए, सॉरी हाँ, रोला में ये होगा कि सोरठा का जो विपरीत होता है उसको रोला बोलते हैं। सोरठा का जो विपरीत होगा वो रोला बोलते हैं। 11 और 13 मात्राएं होगी, 24 होगी। परंतु यहां पर क्या होगा कि अंत में जो तुकबंदी है वो विपरीत हुआ करती है। रोला छम है और ये विषम है, ठीक है। फिर है इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा यदि तो जगोग, इंद्रवर्जा यदि तो जगोग, ठीक है। उपेंद्र वद्दा, जगण तगण तगण और गुरु। अब आपको जगण वगण आता तो है या नहीं आता, तो आपको बता दूं, ये माता राज्य भानस लगा, ये जो आप सूत्र जब लगाएंगे तो इस सूत्र के आधार पर आपको पता लगेगा कि आपको गण मानना आता है। फिर भी आपको समझा दूं, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि किस प्रकार से करते हैं। तो य माता राज भान स लगम, यहां स लगा कह सकते हैं। तो आपको ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा बड़ा, छोटा 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 बड़ा। तो देखो य, इसको बोलेंगे य गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण और लघु और गुरु। तो य गण में होगा, देखो ये छोटा बड़ा बड़ा, तो फिर छोटा बड़ा बड़ा, मगण बड़ा बड़ा बड़ा, तो बड़ा बड़ा बड़ा, छोटे को तो ऐसे करेंगे और बड़े को ऐसे करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से दर्शाएंगे। तगण, तो अब वापस से गिन लीजिए, त बड़ा बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा छोटा। रगण बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा। जगण छोटा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा। भगण बड़ा छोटा छोटा, बड़ा छोटा छोटा। नगण छोटा छोटा छोटा, छोटा छोटा छोटा। तो इस प्रकार से ये गण है। और सगण, सगण में होगा छोटा छोटा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा।
इस प्रकार से ये गण आपके आते हैं। ये छंद में आपको गण, अगर आपको गण की गिनती आती है तो आपको छंद याद है, अगर गण की गिनती नहीं आवे तो ये भैया खबर क्षेत्र में दौड़े रही हो, फिर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके सर ने आपको समझा दिया होगा, फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये आपके छंद थे और इस प्रकार से आपके प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना है। आगे की ओर चलते हैं, इकाई नंबर 4 में काव्य गुण। तो काव्य गुण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। और आपका काव्य गुण से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न बनने की संभावना है। काव्य गुण कौन कौन से होते हैं, यह भी प्रश्न बनने की आपके संभावना है। और फिर है काव्य दोष को समझाइए। और शब्द शक्ति, शब्द शक्ति आपको आनी चाहिए। शब्द शक्ति होती है 3, क्या होती है 3, कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना, अभिधा का मतलब होता है सामान्य सी बात जहां पे की जाए, जैसे लड़का दूध पीता है तो भाई पीता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डबल मीनिंग वाली बात नहीं है ना। लक्षणा में क्या होगा कि जिसके लक्षण के आधार पर पता चले, है ना। जैसे किसी का भी नाम है फलाना ढीम का, जैसे श्याम नाम का लड़का है, तो श्याम तो गधा है, तो लड़का कभी गधा हो सकता है क्या, नहीं, पर उसकी गधों के जैसी हरकत है उसकी, इसलिए उसको श्याम को गधा बोल दिया। आई बात समझ में। तो वहां पर लक्षण के आधार पे उसको बताया, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति। फिर है व्यंजना, जिसमें टोंट मारा जाता है, धन तो भाई रे तड़ेम करो, मतलब ऐसा कह दिया, इसका मतलब वहां पर एक व्यंजना, टोंट मार रहे हैं, एक व्यंजना कर रहे हैं। जैसे किसी का गरीब का घर और बोल रहे हैं ताजमहल कब पूरा होगा। आई बात समझ में। अब वो ताजमहल थोड़ी है, ताजमहल तो एक था बन गया, पर वहां पर एक व्यंजना है। जैसे 12 बज गए, अब इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। 12 बज गए, आगे भाई मार दो 12 बजिए रहा। आई बात समझ में। किसी की छुट्टी का टाइम है, किसी के थकान का समय, किसी का और कोई समय निर्धारित कर रखा है, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार की शब्द शक्ति मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बड़ा तो बहुत विशद है। फिर है आपके यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। फिर है आपके जो गद्य विधाएं हैं, विधाएं से तो आपको आनी चाहिए फर्स्ट, ये नहीं, ये 10वीं का मैटर है। एकांक किसे कहते हैं, एकांक से आप क्या समझते हैं, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, तो यहां से महत्वपूर्ण है, मैंने बता दिया कहानी और उपन्यास का भेद, इनके बीच की बात, या फिर नाटक और एकांकी के बीच में। और रेखा चित्र, संस्मरण, ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। और फिलहाल मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। और फिर आप बेस्ट से बेस्ट पेपर करके आइए और फिर जरूर मिलेगा जो मैंने आपको प्रश्न बताए थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।